गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर द मुग़ल पीरियड पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 43 पर मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, यानी कि मुग़लों की जो परंपरा थी और उसके उत्तराधिकारी कौन थे उसके बारे में जानेंगे हम। तो इस पैराग्राफ को मैं आपको हिंदी बता रही हूँ कि जो मुग़ल होते थे उसका जो सबसे बड़ा बेटा होता था, ज्येष्ठ पुत्र, उसको उसमें विश्वास रखते थे और उसी को जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसी को क्या दिया जाता था, उसका राजगद्दी, उसकी राजगद्दी दी जाती थी, यानी कि उसको राजा दिया जाता था। उसके विपरीत कई बार क्या होता था, जो उत्तराधिकारी होता है, जो उसके राजगद्दी का मालिक होता है, उसमें क्या होता है कि मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था और जो सबसे ताकतवर जो पुत्र होता था उसको ये राजगद्दी सौंप दी जाती थी। इस तरह से उनके अंदर क्या किया जाता था, ये अपनाया जाता था, राजगद्दी दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद है मुग़ल रिलेशन विद द अदर रूलर्स। अब मुग़लों का जो संबंध है दूसरे राजाओं के साथ, मुग़लों का संबंध कैसे था उसके बारे में है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे कि मुग़लों ने सभी शासकों के ऊपर शासन किया है, उसमें क्या था, जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया उसके साथ तो वो स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जो सत्ता जो यानी कि जिस किसी भी राज्य पर वो आक्रमण करते थे और वो सामने वाला पक्ष हार जाता था तो वो क्या करते थे, उसको अपना गुलाम बना लेते थे। लेकिन कई बार क्या होता था, वो गुलाम बनने के लिए यानी कि अपनी हार को स्वीकार नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे, जब इनकार कर दिया जाता था तो वो उनसे वो जबरन छीन लेते थे। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता यानी कि अपने आप उनको सौंप दी। यानी कि मुग़ल जब ज़्यादा शक्तिशाली होते थे और जो दूसरा राजा कमज़ोर होता था तो वो अपने आप ही उनको अपने यानी कि उनका गुलाम बन जाता था। उसके बाद इसमें क्या है, अनेकों एक अच्छा उदाहरण है जिसमें क्या कह रहे हैं, अनेकों ने मुग़ल घरों में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए थे, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया था। जैसे कि कई राजपूत घराने में कईयों ने क्या किया था कि मुग़ल बहुत ज़्यादा वो थे, ताकतवर थे, तो उन्होंने अपनी बेटियों की शादी उनके मुग़लों के साथ कर दी ताकि वो अपने कोर्ट के अंदर उनके दरबार में अच्छा पद प्राप्त कर सके, यानी कि अच्छी नौकरी पा सके। जैसे कि सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने पर परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा दिया, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर यानी कि औरंगजेब ने उनका अपमान किया, जिससे अपमान का परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब सबका दुश्मन बन गया। अकबर ने तो भाईचारे की नीति अपनाई थी, जबकि औरंगजेब ने सबके विपरीत यानी कि दोस्ती तो सामने दोस्ती कर दी और पीछे से उनके ऊपर वार करता था। अब उसके बाद है क्या है, पेज नंबर इस पर देखो, मनसबदार, यानी कि उन्होंने कौन सी टेक्निक अपनाई थी राज्य करने में उसके बारे में बता रखा है, मनसबदारी प्रथा। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे मनसबदारी प्रथा के अंदर क्या है कि मैं सिर्फ आपको हिंदी बता रही हूँ। जैसे जैसे उनका साम्राज्य का जैसे ही विशाल विभिन्न क्षेत्रों में फैला, एक्सपेंडेड हुआ, तो उन्होंने क्या किया, वैसे वैसे मुग़लों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त कर दिया और आरंभ कर दिया। शुरू से ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठा और अन्य समूह को शामिल कर लिया, जिसको वो नौकरशाह मानते थे और जिसको मनसबदार कहलाते हैं। ठीक है, तो नौकरशाह और मनसबदार कहलाते हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता हो। ये मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। ठीक है, और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने मनसबदारी प्रथा में रैंक, सैलरी और मिलिट्री पोजीशन बताते थे। उसमें जो जाट थे ना, जाट यानी कि इसके बारे में बता रखा है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं
कि इसके अंदर रैंक और सैलरी के द्वारा उनको विभाजित किया जाता था, और जो जागीर दी जाती थी उन जागीर से उनको क्या दिया जाता था, मनसबदारी व्यवस्था दी जाती थी। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू असेसमेंट कॉल्ड जागीरी, यानी कि मनसबदारी किसी के पास भी अपनी अगर सैलरी देते थे तो उसको जागीरी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है जब्त और ज़मींदार। जब्त और ज़मींदार के बारे में है, उसमें क्या कह रहे हैं कि मुग़लों को आमदनी का प्रमुख साधन कहाँ से मिलता था, कि उनका जो सोर्स था इनकम का वो कहाँ मिलता था, टैक्स से मिलने वाला राजस्व यानी टैक्स, जो टैक्स होता था वहाँ से उनको मिलता था। और टैक्स राजस्व था अधिकार स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थता के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। ठीक है, वो सभी एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। उसके बाद अकबर के राज्य मंत्री टोडल ने 10 साल, जो टोडल मल थे ना, उसने 10 साल क्या किया था कि काल विधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमती और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया, जो टैक्स होता है वो निश्चित कर दी गई। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने के लिए इन व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो राजस्व, जो टैक्स प्राप्त करते हैं बेटा, जैसे यहाँ लिखा है टैक्स प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जब्त के नाम से जानते थे। ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे और वहाँ पर क्या करते थे, उसके ऊपर हिसाब रखते थे। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगला जैसे प्रांतों में संभव होते थे। उसके बाद द डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल एम्पायर का पतन कैसे हुआ। तो मुगल एम्पायर का जो पतन है वो बिकेम वीक आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया, और इस वजह से उनमें बहुत ज़्यादा यानी कि उसके जो उत्तराधिकारी थे, सक्सेसर थे, वो क्या थे, वीक थे और इनएफिशिएंट थे, यानी कि सक्षम नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, जिस वजह से वो जो कुलीन वर्ग के लोग होते, नोबल्स होते, उनकी कठपुतली, हाथ की कठपुतली बन गए और धीरे धीरे उनके सब कुछ जो शान शौकत थी वो उन लोगों ने, नोबल वर्ग के लोगों ने छीन लिया और वो उनका एडवांटेज फ़ायदा उठाया। इस तरह से वो यानी कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। बेटा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। थैंक यू।